अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन आज का सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ डेविल, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ फुरकान और मलिक मिले हुए हैं, और फुरकान और मलिक फुरकान का ही आदमी है जो तुम्हारी और शान की खबरें इस तक पहुँचा रहा है। ये सिर्फ एक जासूस है और मेरे ख्याल से ये बात हमें शान को बतानी चाहिए, शारफ ने कहा। नहीं, ये बात ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन शान हमारे लिए काम करता है और इसे उसे ये बात उसे ये बात पता होनी चाहिए। आखिर ईमानदारी की भी कोई चीज़ होती है, शारफ ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा। शरफ़ हमारी टीम का आदमी है जिसके साथ हमें वफ़ादार होना ज़रूरी है, और हमारे काम में कोई वफ़ादार नहीं है, ये बात याद रखो। मलिक को खिज़र हैंडल कर लेगा। कहाँ है वो? यारम कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसके सारे काम खिज़र संभाल रहा था। खिज़र तो लैला के साथ डेट पर गया है, मेरा मतलब है वो दोनों लंच करने गए हैं। शारफ ने जल्दी से बात बदली। ऐसे ही एक डेट तुम भी मार लेते। ऐसे ही एक डेट तुम भी मार लेते शारफ। पिछले कुछ दिनों से यारम के गुस्से का शिकार हो रहा था। आज यारम बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उससे कहने लगा, हाय भाई, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हमें तो गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती, डेट किसके साथ मारे। शाहरुख ने एक नज़र सामने से आती मासूमा को देखा, जिसे देखते ही वो मुंह फेर गया। जबकि मासूमा करीब से गुजर गई। वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे। क्यों मासूमा का क्या हुआ? यारम ने कहा, वो मुझे मुंह नहीं लगाती, मैं उसे मुंह नहीं लगाता, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैं तो सोच रहा था कि मैं और रूह तुम्हारे रिश्ता पक्का कर दे मासूमा के साथ, लेकिन तुम तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यारम ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? आपने तो इस बारे मुझसे बात ही नहीं की। अगर बात करते तो मैं कहता, मुझे दिलो जान से कबूल है। प्लीज़ कुछ जुगाड़ कर लें। वो एक साइर में कहता हुआ एंड पर मिनटों पर उतर आया, जिस पर यारम कहका लगा कर हंस दिया। पहले लैला और खिसर का कुछ हो जाए, फिर तुम्हें अरे बारे में सोचता हूँ। यारम ने तसल्ली दी। अरे इन दोनों का कुछ नहीं होना, तो दोनों डेटे मारते हैं हुए दूसरों को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं, जैसे हम अकल के अंधे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शारफ ने मुंह बसूर कर कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक वो दोनों खुद से बात नहीं करते, मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहता। हमें इन दोनों को वक़्त देना चाहिए ताकि वो ठीक से एक दूसरे को समझकर फैसला करें। अब तुम अपना ध्यान अपने काम पर ध्यान दो, और आज सब डिनर मेरे घर पे करना। रूह का थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। रूह को ढूँढते किचन में आया। शारफ को कॉल करने से पहले उसने रूह को किचन में आने का कहा था। वो किचन में आया तो रूह चूल्हे पर कुछ रखे बिना बनाने में मसरूफ़ थी। रूह, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया था, खाना बनाने के लिए नहीं। वो इतनी अचानक बोला कि वो चौंक गई, और अचानक कढ़ाई हिलने की वजह से उसका थोड़ा-सा घी उसके हाथ पर गिर गया। रूह ने फ़ौरन अपने हाथ पीछे खींच लिए, जबकि यारम उस तक पहुँच चुका था। ये क्या किया तुमने? कितनी बार मना किया है, खुद को तकलीफ़ मत पहुँचाया करो, अगर बहुत सुकून मिलता है तो मुझे दर्द में देखकर। रूह, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद तुम ऐसी गलती नहीं करोगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ हो, वरना मैं सारी नरमी भुला दूंगा। अब तुम यहाँ से चले चलो। वो इसके हाथ को नरमी से चलाता सख्त गुस्से से डांट रहा था, जबकि रूह एक लफ्ज़ बिना बोली। यारम का ये गुस्सा उसे ये बात याद दिलाता था कि यारम कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो समझ चुकी थी, वो उससे जितना प्यार करता है उतना ही उसके मामले में पर अर्ज उतना ही उसके मामले में पॉसेसिव है। क्रू को खुद भी अपने आप को तकलीफ तो पहुँचाने की इजाज़त ना थी। आजकल यारम बात-बात पर उस पर गुस्सा होने लगता था। वो करती ही ऐसी हरकतें थीं कि उसे गुस्सा आ जाता, और इस बार के बारिश के मौसम में कोई गर्म कपड़े या शॉल वो पहनती ही नहीं थी, जिसकी वजह से यारम के गुस्से का तकरीबन हर रोज़ निशाना बनती थी। अभी-अभी उसकी हालत बेहतर हुई थी कि फिर से ये लापरवाही यारम को पसंद नहीं थी। इसलिए यारम का ध्यान काम पर कम और उस पर ज़्यादा रहता। इस वक़्त भी वो ऑफ़िस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। फुरकान को बुलाओ यहाँ, ज़रा सोचो और पूछो तो सही, हमसे गद्दारी करने की हिम्मत कहाँ से? उसने शारफ से कहा। डेविल, तुम्हें लगता है कि ये काम फुरकान का है? ये मेरा मतलब है सारम भी तो हो सकता है, उसके पीछे मुझे सारम पर शक है। नहीं, सारम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, मतलब एक बहुत घोरा अ, बहुत बड़ा गुंडा घोर। अगर घास से दोस्ती करे अगर गुंडा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? ये काम सारम का नहीं, बल्कि फुरकान का है। कल मेरे आने से पहले वो यहाँ मेरे ऑफिस में होना चाहिए। यारम ये कहते हुए उठकर बाहर गिरा गिरा ले
मैडम हम जा रहे हैं, सर ने फ़ोन किया है कि वो आ रहे हैं, शिफ़ा ने कहा। शिफ़ा भी कुछ देर तक देर रुक जाओ, यारम आने ही वाले हैं। रो की अब शिफ़ा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मैरी को उर्दू ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उससे बात करने के लिए वो उर्दू में बात करने की अक्सर कोशिश करती थी। मैम सर ने फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, शिफ़ा ने कहा। तो रूह ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। शाम का डर अब कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन यारम का डर अब बढ़ गया था। वो हर बात में उसे डाँटने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी गलती उसकी अपनी है, कि गलती उसकी, उसमें गलती उसकी अपनी है। इसलिए खामोशी से उसकी सारी डाँट सुन लेती। वो भी क्या करती यार, उसे भालू बनाकर रखना चाहता था और वो भालू बनकर नहीं रह सकती थी। शिफ़ा के जाने के बाद वो तो बाहर आ गई, जब नज़र उसकी स्विमिंग पूल पर पड़ी। अभी यारम के आने में वक़्त था, तो क्यों ना वो थोड़ी देर एन्जॉय ही कर ले। तुम यहाँ इतनी सर्दी बाहर क्या कर रही हो? यारम का लहज़ा सख्त था। लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने नोट किया कि वो दिसंबर के स्विमिंग पूल में के अंदर पैर दिए बैठी है। उसे अपने पीछे देखकर रूह घबरा कर उठ खड़ी हुई हो गई। वो मैं तो बस इसे कोई बहाना ना सोचा। अभी कल ही यारम ने उसे कहा था कि वो अपनी ज़ात को एक तिनके का नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और अब ये इतनी सर्दी में स्विमिंग पूल पैर दिए बैठी थी। शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे? उस बार वो गुस्से से दहाड़ा था। पहले तो पूल में पैर दिए उसे अपने पैरों में ज़रा सी तकलीफ़ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ़ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरह से आपको तकलीफ़ पहुँचाने का। यारम का लहज़ा सर था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाता देखना बिल्कुल अच्छा ना लगा। उसने एक-एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और उसे अपनी तरफ आते देखकर वो पीछे की तरफ जाने लगी। लेकिन जल्द ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों खुद को तकलीफ़ पहुँचाती हो? तुम्हें मैं हँसता, खेलता, खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने अपने आप को तकलीफ़ पहुँचानी, मतलब मुझे तकलीफ़। अब इसकी सज़ा दो तुम्हें, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यार कलैसा अब भी सर था, नहीं यार मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रूह ने जल्दी से बताया, ना जाने ये सर फिरा आशिक उसके साथ क्या कर दे। तो तुम्हें तकलीफ महसूस नहीं हो रही है? ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने नाक में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूट कर उसके पलकों से गिरा। यारम का बारी बूट उसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़ यारम अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ का अंदाज़ा यारम को खूब ही लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर यारम ने उसका पैर वो और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होठों से बेसाख्ता चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर काट दूँगा। प्लीज़ यार, पैर हटाएँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं अब जूते कभी नहीं उतारूँगी, रूह ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरे बच्चे तो रो दिया। यारम ने उसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा, चलो जाओ अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते उसे पिचकारते हुए कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी मुहाल हो गया। तकलीफ से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में उठा कर चलना चाहता हूँ। यारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो उसी को देख रही थी। मजाक था जान, तुम तो सीरियस हो गई, यारम ने हंसते हुए कहा। तो वो भी जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अब उस पागल शख्स का क्या भरोसा, सच में ही उसके पैर इसी वजह से ना काटते। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह से पैर पानी में रखने से बाद में तकलीफ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था और उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं, कुचलने से तकलीफ होती है। उसका गुस्सा कम देखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही। मैं तुम्हें तकलीफ कभी नहीं देना चाहता था जान, अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोज़ ये काम करती। रोज़ रोज़ तकलीफ सहने से बेहतर है कि एक ही बार सह लो। डेविल, मैंने कुछ नहीं किया था। तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ़ था। डेविल, फुरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये सारा काम ज़रूर इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो वही तुम्हारे खिलाफ अपने आदमी को छोड़े हुए है। तुम मुझ पर यकीन करो, तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूंगा। फुरकान उसके सामने बैठा है, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, कि जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मुझे कल अपने इन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं।
ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है अपनी वफ़ादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफ़ादार हो इसके बाद मुझे पता चल जाएगा, चल ही जाएगा। शारफ उसे अस्पताल ले जाओ। डेविल में का ऑर्डर मिलते ही शारफ उठ खड़ा हुआ और फुरकान भी उसे उसे देखकर उठ गया। तुम लैला को शादी के लिए कब प्रपोज़ करोगे? उन दोनों के जाने के बाद उसने खिज़र से पूछा। डेविल, मैं प्रपोज़ कर चुका हूँ, अब अगर वो कोई जवाब नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहाँ तुम लैला को प्रपोज़ करोगे। डेविल ने ऑर्डर दिया। ओके सर, और कोई हुक्म? खिज़र मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद, अभी तो अब बड़ा प्यार का प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा लैला किस खेत की मूली है। यार ऑर्डर, यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल पे पे पार की है, प्यार की। खिज़र मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरा लैला के साथ डिनर प्लान है। और खिज़र मुस्कुराते हुए उठ कर चला गया। वो गाड़ी से निकला और तेज़ी से घर की तरफ अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी इतनी सी देर वो आधे से ज़्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो किससे पहले अपनी जाने अजीज़ बीवी को देखना चाहता था। सबसे पहले उसने किचन में झाँका, जहाँ वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहाँ नहीं थी। लेकिन यकीन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ भी नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसके किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं ना थी कि वो यहाँ आता। तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तब नज़र सामने छत पर तेज़ बारिश में भीगती उसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी। लेकिन पहले तो उसके उसके उस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था। अब वो बारिश में नहा रही थी। यार गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता तेज़ी से ऊपर की तरफ आया, लेकिन आज उसका रूह ऊपर गुस्सा करने का कोई मूड नहीं था। अब वो उससे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल करना चाहता था। अब ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। 26 साल ज़िंदगी में शायद ही उसे किसी औरत को इतना चाहा था। वो औरत ज़ात से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की उसके ज़हन पर सवार हो गई थी। दिल पर सवार हो गई थी, उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी करते हुए अभी उसकी जान पर बन जाती। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि सिवाय आरम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ रही है। वो अभी उसे चीखेगा, चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या करी थी। रूह ने अपने आप को उसकी डांट सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई। फिर से उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आँख ज़ोर से बंद कर ली। वो आज तक समझ ना पाई थी कि इस शख्स में ऐसा क्या था, जब वो उसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई कि इससे सही और गलत की पहचान तक ना रही। वो अपने रब से दुआ माँगती थी कि उसे जैसा भी इंसान मिले उसे प्यार करे या ना करे, उसे इज़्ज़त ना दे, उसे हक ना दे, लेकिन अम्मी के जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख्स उसे मिला था, वो उसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था, उसकी इज़्ज़त करता था, उसे उसके हकूक़ देता था, लेकिन इंसानियत नाम की तो उसमें कोई चीज़ ना थी। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक यार ने उसे सीधा किया। वह लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लगी और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पर वो दाग देखकर वो उससे दूर हटी। फ़कत एक नाख़ून जितना दाग। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पे वो दाग देखकर वो उससे दूर हटी। फ़कत एक नाख़ून जितना दाग। उसने बेयकीनी से अपने शौहर को की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हे ज़ाया किए बगैर वहाँ से भागी। उसके शौहर के अंदर की इंसानियत नहीं बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीज़ों के टूटने की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। वो उसके करीब आना चाहता था, उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था, लेकिन रूह ने उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद खून से कर दिया। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था यार चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो कभी भी ये कमरा खोलकर ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि यारम का अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तो मुझसे नाराज़ हो रूह? वो डिनर के वक़्त उससे पूछ रहा था, जो मुँह फैलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रूह, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे नाराज़ हो? वो कुछ ना बोली तो यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज़ हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज़ में उससे पूछने लगा। मेरी मर्ज़ी, रूह मुँह बनाकर बोली और फिर से खाना खाने लगी। उसकी इस हरकत पर यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका, लेकिन मर्ज़ी की वजह तो भी तो होनी चाहिए ना। अब ऐसे ही तो रूठना नहीं दूँगा ना। वो बहुत दिनों से उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वो खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज़ हो? सॉरी रूह, मैंने गुस्से में पता नहीं हाल का क्या हाल कर दिया, लेकिन तुम भी तो ऐसे मुझसे दूर हुई थी मुझे गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसे नहीं करूँगा आपके
आपके पैर पर चोट कैसे लगी यारम? यारम अभी बोल ही रहा था कि मैं उसे देखकर पूछने लगी। अरे ये आज थोड़ी लगी है, ये तो कल लगी थी। पैर दरवाजे के बीच आ गया था। वो मुस्कुराकर बताने लगा, वो दरवाजे के बीच क्या आ गया था? आप खुद लेके आए थे? वो गुस्से से पूछने लगी। मेरा बच्चा, मैं ऐसा करूँगा? यारम उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। क्यों? कि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। यारम, मुझे इतना भी दर्द नहीं था कि आपको तकलीफ दे। गलती मेरी अपनी थी। लेकिन आप जो कर रहे हैं, तो तुम इतनी लापरवाह क्यों हो रही हो रू? जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तब मुझे तकलीफ़ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेता है, क्यों ना नहीं समझती हो तुम? तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज़ अब ये सब कुछ भूल कर लो। लो, मैं अब तुम्हें सफाई नहीं दूंगा। मैं ऐसा ही कहूँ और तुम्हें ऐसे ही इंसान के साथ सारी ज़िंदगी रहना है। अब मूड ठीक करो अपना। वो उसका माथा हाथ चूम कर बोला। मुझे फ़ातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी से उसके उसके करीब घसीट के करीब होकर बोली, कुछ दिन बाद करवा दूंगा। यारम मुस्कुरा कर बोला, यारम मैं उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या काम करते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूह जल्दी से बोली, जैसे यारम को फ़ातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी तुम इन्हें बता भी तो दो। तुम मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, या तुम यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिन बाद करवा दूंगा। मुझे अभी बात करनी है। रूह ज़िद्दी अंदाज में बोली, रूह खाना खाओ, ज़िद मत करो। नहीं खाना मुझे खाना। रूह उठ कर जाने लगी। रूह अब वापस आओ, ठीक से खाना खाओ, आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। गुस्से से बोला। रूह ने पलट कर घूर कर एक नज़र से उसे देखा, फिर आकर साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। जितना चाहे नाराज़ हो, लेकिन नाराज़गी में खाना खाना कभी मत छोड़ना। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। वक्त सिर्फ मेरा है। ये वक़्त सिर्फ़ मेरा है, तुम्हें इस वक़्त मेरे साथ आना चाहिए। हमें एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए था कि हम दोनों एक-दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बात नहीं कर रही मैं आपसे, नाराज़ हूँ, और जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही राज़ी हो जाऊँगी। बार-बार मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मुझसे बात करने की ज़रूरत ही आराम से बैठकर अपना खा नहीं अप अप आराम से बैठकर अपना खाना खाएँ। वो गुस्से से मुँह फुलाकर बोली, ओके। उम योर हाइनेस। अब यार अपना डिम्पल छुपाता खाना खाने लगा। वो काफ़ी देर ऑफिस रूम में बैठा अपना काम करता रहा था। हर थोड़ी देर में उसका रूह का फूला का चेहरा याद आ जाता। काम ज़्यादा था, इसलिए वो सारा काम ख़त्म करके अभी बेडरूम में जाना चाहता था। इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। वो खुश था कि रूह ने उसे कबूल कर लिया है। रूह उसकी हर तकलीफ़ को महसूस करती थी। यारम ने अपना ज़ख्म खुद से भी रखा था। न जाने कब रूह ने देख लिया। उस दिन रूह का पैर कुचलकर वो बहुत बहुत बेसुकून था, इसलिए उसी रात उसने अपना पैर दरवाज़े में देकर खुद को तकलीफ़ पहुँचाई थी। फिर क्या था? यारम पर साबित हुआ कि रूह का डर उसकी मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इससे कितना भी डरे, लेकिन वो उससे मोहब्बत भी करती है। यारम को जो पिछले दिनों लगा रहा था कि रूह का डर रूह की मोहब्बत पर हावी हो रहा है, अब यारम उस बेचैनी से आज़ाद हो चुका था। हँसते हुए उठ बेडरूम में आया। अब तक नाराज़ हो और रूह करवट लिए सो रही थी जब उसके करीब आया। मेरी जान क्यों रूठी हो? जो मुझसे जो जितने जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ, और ये वक्त सिर्फ मेरा है। इस वक्त में तुम्हें मुझसे बातें करनी चाहिए। तुम मुझे फातिमा बीवी से बात करके सारा टाइम वेस्ट करना चाहती हो। और उसके बालों में उंगलियां फेरता कहने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि रूह सो रही है, आज मैं लेट हो गई यार, रोज़ जल्दी सो गई। यार ने खुद से बड़बड़ाते उसका गाल चूमा, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर कंबल ठीक करके खुद भी आंखें बंद कर गया। अब ज़िंदगी आसान लगने लगी थी। रूह ने उसे कबूल करके उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। वो बहुत खुश था। रूह की आंख खुली तो हर रोज़ की तरह अपने आप को यारम की बाहों में कैद पाया। वो कितनी ही देर उसे देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी से सारे बाल पीछे किए। वो इतना खुश रहने लगा था कि नींद भी अक्सर मुस्कुराता रहता था। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बस यही जो आपका डिंपल है ना, उसके डिंपल पर उँगली फेरते हुए सोच रही थी। ओह! तो मैं न ओह! तुम वो मैं तो नाराज़ हुआ। उसने झट अपनी उँगली पीछे उठाई और एक झटके से यारम का हाथ खुद से अलग किया कि यारम की आँख खुल गई। अपना हाथ सँभल के रखिए, मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो गुस्सा दिखाते हुए उठकर वॉशरूम चली गई। हाँ, यह मासूम नाराज़गियाँ मुस्कुराता हुआ और करवट लेकर फिर सो गया। कुछ पता चला? मैंने तुम्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं चला। जो कोई भी है बहुत होशियार है, उसे काम कर रहा है। और खिज़र ने जवाब दिया, शारिफ तुम्हें मैंने काम दिया था मलिक का पीछा करने का, तो तुम यहाँ क्या करे हो? उसने शारिफ को देखते ही पूछा। टेबल में बस जा रहा था। बहुत गैर जिम्मेदार हो तुम शारिफ। मैं तुम्हें जो काम
सीखो कुछ खिज़र से किस तरह से अपना काम वक़्त पर ख़त्म करता है, और एक तुम हो कि नहायत अफ़सोस होता है तुम्हें अपनी टीम में देखकर। डेविल मैं अभी जा रहा हूँ, नहीं अभी जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर रहो। यारम गुस्से से कहता अपने ऑफ़िस में चला गया। जो खिज़र नीचे नज़र नीचे किए हँस रहा था। उसे अपनी बेइज़्ज़ती पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन आएगा जब डेविल को मैं बेस्ट लगूँगा और खिज़र ज़ीरो। वो खिज़र घूरते हुए बोला जो अभी भी उस पर हँस रहा था, बेटा घूरना बंद करो और जो काम दिया है वो काम करो या कुछ मैं सिखा दूँ। उसने यार्म की बात दोहराते हुए कहा तो शारफ़ को और गुस्सा चढ़ गया। अपने काम से मतलब रखो, खिज़र ने अपना काम अच्छे से जानता हूँ, वो उससे कहता बाहर निकल गया जबकि खिज़र उसे देख कर रह गया। वो तो सिर्फ़ मज़ाक कर रहा था। क्या खबर है? मलिक ने पूछा। सर जी, आज सुबह-सुबह शारफ़ के ड्राइवर के हाथों बेइज़्ज़ती हुई है, जिस पर खिज़र ने उसका मज़ाक उड़ाया। यकीन करें शारफ़ खिज़र को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी जान ले लेगा। गुड, ये तुमने वाक़ई बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब फ़ोन बंद करो, उन लोगों पर नज़र रखो। मलिक फ़ोन बंद कर चुका था। आज शारफ़ अगर शाहरुख़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे उसे खिज़र के खिलाफ़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं खिज़र और शाहरुख़ को बीच से निकाल दूँ, फिर डेविल की सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी उसकी बीवी। मैं उसकी बीवी को लेकर डेविल से कोई काम भी करवा सकता हूँ, और फिर दुबई का डॉन होगा मलिक। मलिक खुद भी ही अपने ख़्यालात पर खुलकर हँसा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मलिक, हम ऑफ़िस में आज वैसे भी मिले हैं वाले थे। शारफ़ साइड पर मलिक से मिलने आया था। यहाँ शारफ़, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब डेविल तुम्हारी इस किज़र की वज़ह से इतनी बेइज़्ज़ती करता है। जाने तुम कैसे ये सब कुछ सह लेते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खिज़र को जान से मार देता। मलिक ने उसके तासुर जानने के लिए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? शाहरुख़ गुस्से से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें खिज़र की जगह दिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। वो आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वज़ह से वो डेविल की नज़रों में इतनी अहमियत का हामिल है, जबकि तुम उससे ज़्यादा और उससे बेहतर काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अहमियत नहीं मिलती जो उसकी है। वजह जानते हो? वजह ये है कि वो बचपन से उसके साथ है। वो इसका वर्कर होने से पहले उसका दोस्त है, और वो उसका दोस्त कैसे बिना बना, यकीनन डेविल की दोस्ती हासिल करने के लिए उसने कुछ तो ऐसा किया होगा। अगर तुम उसकी नज़र में अहमियत पाना चाहते हो, और अगर तुम हिज़र की जगह लेना चाहते हो, तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद डेविल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा तुम उसके असल वफादार साथी हो। लेकिन मैं ऐसा करूँ, क्या करूँ? शारफ़ को उसकी बात ठीक लगी, इसलिए पूछने लगा, तुम डेविल की बीवी को अगवा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होगा? शारफ़ ने उसका गिरबान पकड़ा। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम उसकी बीवी को किडनैप कर लो, ये कि नहीं कह रहा कि उसे कोई नुकसान पहुँचाओ। वो लड़की डेविल की कमज़ोरी है। जब जब वो डेविल की नज़रों से दूर होगी तो वो पागलों की तरह उसे ढूँढेगा। ऐसे में तुम उसकी बीवी को वापस ले आओगे तो वो तुम्हें खिज़र से ज़्यादा अहमियत देगा, और फिर खिज़र का पत्ता कट और तुम्हारा पत्ता उन मलिक मुस्कुराया। खिज़र का पत्ता कट और तुम्हारा पत्ता इन। मलिक मुस्कुराया तो शारफ़ भी मुस्कुराया। यार, उनकी नज़रों में अहमियत हासिल करने का प्लान बुरा नहीं था। शारफ़ ने मलिक को अपने गले लगाते हुए कहा, मलिक, तो तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। वो शारफ़ ने बात का आगाज़ किया। हाँ, बोलो, क्या पूछना है? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारी खिज़र के साथ क्या दुश्मनी है? शारफ़ ने पूछा। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्यों बेकार में डेविल की नज़र में इतना अहम बना हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं, तुम उससे बेहतर हो। लेकिन फिर भी तुम्हें सबसे में क्या फ़ायदा है? अब तुम उतने अच्छे तो नहीं हो कि तुम मेरे प्यार में ये सब कुछ कर रहे हो। शारफ़ ने पूछा। मुझे ये फ़ायदा है कि खिज़र को निकाल कर तुम मुझे डेविल की टीम में लाओगे। शान के साथ काम करने का कोई क्या फ़ायदा? वो खुद एक गुलाम है। उसके साथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेविल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वो विनर जा रहा हो। शान के साथ ही क्या, कि कुछ भी नहीं, वो खुद भी ज़ीरो है और अपने साथ अपने सारे साथियों को भी ज़ीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? शाहरुख़ ने पूछा। मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ शाहरुख़, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डेविल की नज़रों में आना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम तो सिर्फ़ उसकी बीवी को उठा रहे हो, मैं उसकी बीवी को मार भी सकता हूँ। मलिक ने सिगरेट जलाते हुए कहा, ऐसा सोचना है मत। वो बहुत प्यार करता है, उससे रूह वो डेविल की कमज़ोरी है। इसलिए तो पहला जो हमला ही उसकी कमज़ोरी पर कर रहा हूँ, मलिक ने हँसते हुए कहा। वो घर आया तो रूह अब भी मुँह बनाए बैठी थी। वो हँसते हुए उसके करीब आया। मैडम, आपने कहा था मैं आप खुद ही राज़ी हो जाएँगी, तो फिर कब तक का इरादा है आपका राज़ी होने का? उसके करीब बैठकर पूछने लगा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। रूह ने उंगली मुंह पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। यार, हमने एक नज़र स्क्रीन पर देखा जहाँ कोई कोई इंडियन एक्ट्रेस अपने तमाम तजर्बे बिखेरे डांस कर रही थी। रूह का क्या क्या नाच गाना देख रही हो? रूह, इधर देखो ना, मेरी तरफ। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यारम ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या मसला है? ड्रामा ने देखने दे मुझे। वो आप बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैं नाराज़ हूँ आपसे। हटे पीछे वो उसके तकरीबन 1 फीट का फासला बनाते हुए बोली। हाँ, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यारम ने उसके करीब हुआ।
मैंने कहा था मैं अपने आप राज़ी हो जाऊँगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? बड़े हटे सुकून से ड्रामा देखने दें। मुझे रूह यारम ने लाड से पुकारा। यारम उठे यहाँ से, आप मेरा ड्रामा खराब कर रहे हैं। रूह ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है तुम राजी हो जाओ, फिर तुम ड्रामा देख लेना। जब तुम राजी नहीं होती तो तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। अब जाएं यहाँ से, तो शायद आपसे राजी होने के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। रूह ने मुंह बनाकर कहा, तो यारम के डिम्पल नुमाया हुए मतलब ड्रामा तो यारम के डिंपल नुमाया हुए मतलब ड्रामा इतना इम्पोर्टेंट है, मेरे मियाँ जाए भाड़ में। यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ तो मैं नाराज हूँ ना। रूह ने किसी किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ तो मैं बना रहा हूँ ना, वो भी उसके अंदाज में बोला, लेकिन मैं खुद राजी हो जाऊंगी। रूह ने समझाना चाहा। रूह तुम्हारे पास 2 घंटे, अगर तुम राजी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। यारम उठकर अंदर चला गया। बंदा अपनी मर्जी से नाराज भी नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से राजी भी नहीं हो सकता। रूह ऊंची आवाज में बोल रही थी। हाँ, तो किसने कहा है इतने यूनिक स्टाइल में राज़ होने के लिए वो कहाँ पीछे रहने वाला था। कहता हुआ अपने ऑफ़िस में रूम में चला गया। एक बात तो बताओ लैला, अगर सर खिज़र ने तुम्हें प्रपोज़ किया तो तुम उनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी उन्हें पसंद करती हो। मासूमा उसके पास बैठकर कहने लगी, उसने मुझे अपने अभी आकर प्रपोज़ नहीं किया मासूमा, 1.5 महीने पहले किया था। अब क्या किया तो मैं इतने पुराने प्रपोज़ल हाँ करूँगी। उससे चाहा कि अब फिर से मुझे प्रपोज़ करे। मैं पुराने प्रपोज़ल पे हाँ नहीं करने वाली। चाहिए कि अब एक बार फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद पर बैठा है कि मैं उसने मुझे 1.5 महीने पहले प्रपोज़ किया था, मैं उस पे हाँ करूँगी, तो ये उसकी गलतफ़हमी होगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। लैला एक अदा से कहती फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई, जबकि मासूमा ने अपने पीछे खड़े खिज़र को देखा, जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना उससे कुछ कहे अपने केबिन में की तरफ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने पहले वाला प्रपोज़ल पर ना लग रहा है और अब फिर से प्रपोज़ करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उस बार से उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यारम तो ने आउटिंग का प्लान बनाया था, वही मैं लैला को प्रपोज़ करूँगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था, तुम्हें यकीन है डेविल घर पर नहीं है? अगर वो घर पर हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा। शारिफ ने कदम पीछे करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं, अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मलिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफ़ी डरा हुआ था, शायद उसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारिफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूँगा। अपने अब गुस्से से बोला। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहा था, जब उसे लगा कि किसी ने उसके सर पे कुछ मारा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिज़र खड़ा था, जबकि मलिक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका, वो हड़बड़ा कर उठा। आँखें खोल कर देखा तो एक कुर्सी के साथ बंदा जबकि खिज़र उसके सर पर खड़ा था। उसने आगे पीछे नज़र घुमाकर देखा, डेविल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज़ दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज़ में कहा। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खिज़र ने उसका चेहरा देखकर कहका लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलिक समझ चुका था कि ये सब कुछ शारफ की चाल थी। वो उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया, मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज़ में कहा। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खीसर ने उसका चेहरा देखकर कहका लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलिक समझ चुका था कि सब कुछ शारफ की चाल थी, वो उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया, मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुमने मेरी मासूम बीवी को उठाने वाले थे, तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई ही इतना आसान है ये मलिक? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन करा है, तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है, जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं वो हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलिक हंसते हुए कहा, जिसके उसके चेहरे पे कोई डर ना था। उसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मलिक तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा? यहाँ तुम्हारे बाद में भी बहुत आएंगे और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस फिर मुझे ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को उसमें नहीं घसीटना चाहिए था। यारम गुस्से से
खोला, उसके अंदर का दरिंदा चाक चुका था, जिसे वो बहुत दिनों से सुलाया हुआ था। यारम का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम को उसकी चीखें सुकून दे रही थी। यारम ने उसके जिस्म का एक हिस्सा अलग किया। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। यह हाल घर से थोड़ा फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक़्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक़्त ऊपर हो चुका था। उसे वापस जाना था, न जाने कि रूह अब तक सो चुकी होगी। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसने अभी यही दुआ मांगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने इस हालत में उसे देख लिया तो उसे मज़ीद बदज़न हो जाएगी। मलिक तो इतनी बुरी आदत मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक़्त गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख होने गारे की मानी थी। बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। उसके अंदर का दरिंदा सीने ताने खड़ा था। उसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने के बजाय दूसरे कमरे में गया। अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके उस कमरे में ज़रूरत के वक़्त पहनने वाला काला कुर्ता शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और इन गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। फिर सुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ उसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से उससे बहुत नाराज़ थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी-अभी काला कुर्ता जो पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतार के उसके मुँह पर दे मारा। वो बिलबिला कर उठी सामने खड़ा। यारा मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होशो-हवास में उठ चुकी है, उसके करीब बैठ गया। हाथ पकड़ के उसे घसीट के अपने करीब किया। मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राज़ी हो रही तो मुझे अपने फ़र्ज़ पूरा करने दो, बहुत मासूमियत से कहा, जबकि उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट साफ बता रही थी इसका मनाना उसकी मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रूह ने एक पल में हाथ छुड़ाकर उससे फ़ासले कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम ने एक घूरी से उसे अंदर का तक काम गई। वो अंदर तक काम गई। यारम ने घूरना छोड़ा तो खुद ही उसके करीब आ गई। गुड गर्ल खींच के अपनी बाहों में लेकर अब एक ही पल में उसे बेबस कर गया। लेकिन सच तो ये था कि उसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का जिंदा भी रूह नूर से इश्क करता था। और और उसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुबह यारम की आंख खुली तो रूह उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। ये पहले यारम कितनी देर उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे उसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर किया। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी शर्म एक साइड पर रखती हुए गुस्से से पूछने लगी, जबकि यारम बहुत दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहते हुए यारम एक बार फिर से उसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। उसके लबों को बख्शा, एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। उससे पहले कि वो उसके लबों को दोबारा अपना निशाना बनाता, रूह ने उसे धक्का मारती उसके करीब से उठ गई। आप जैसे बेशर्म लोग को शर्म दिलाना अच्छे से आती है मुझे। वो अपना ह्यास से दमकता चेहरा फेर कर बोली, अब उठे फ़ौरन। रात खिज़र भाई ने फ़ोन किया था ना कि हम घूमने जा रहे हैं, आपको अगर आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रूह ने ऐसे कहा जैसे उसका उसी का प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांगूंगा जाने की। यारम ने उसे बताना चाहा कि घूमने का प्लान उसी का है। यारम उस वक़्त में कोई बहस नहीं चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं चाह रही हूँ तैयार होने। वो खुशी-खुशी जाने लगी कि यारम उसका हाथ पकड़ के खींचा, जिससे वो सीधी उसके सीने पर गिरी। बेबी, वो जो लैला ने है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। तब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हुए ना। उसकी बात सुनकर सुनकर रूह एक बार फिर शर्मो-हया ने रूह को एक बार फिर से शर्मो-हया ने आ घेरा, जबकि यारम प्यार से कहते हुए उसके दोनों हाथ कैद कर दिए। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत है। उस वक़्त मैं बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। पीछे हटे। वो नज़रें झुकाकर बोली, जबकि हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुमने कह दिया, मैं पीछे हट गया गोया। यारम ने उसका मज़ाक उड़ाया। कभी तो देख लिया करें, दिन है रात है, आप सुबह 10 बजे आपका रोमांस करने का मूड हो रहा है। गलत बयानी मत करो। मैंने रोमांस की बात नहीं, अपने होने वाले बच्चे की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मेरे बच्चे दुनिया में जल्दी आना चाहते हैं। वो उसे आंखें दिखाता एक बार फिर से उस पर झुका। यारम, रूह ने आखिरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर वो यारम ही क्या जो रुक जाए। आज आखिर रूह उसकी शिद्दतों के सामने हिम्मत हार कर अपना आप उसके हवाले कर ही दिया।
खिज़र, शारफ़ और लैला मासूमा चारों गाड़ी में बैठे उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहाँ भी था, हम लोग जल्दी निकलेंगे। इसीलिए तो रात को बताया था ताकि सब लोग वक़्त पर तैयार हो जाओ, ताकि हम वक़्त पर निकले। खिज़र ने सिर्फ़ पहली लाइन ही ऊँची आवाज़ में बोली थी, बाकी तो सिर्फ़ मनमनाया था। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें और वक़्त चाहिए तो हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं। तुम लोग आराम से आ जाओ। खिज़र की बात पर शारफ़ को कहका बुलंद हुआ। इससे इसे क्या दौरे पड़ने लगे लगे हैं? यारम ने शारफ़ को कहका लगाते हुए देखकर पूछा। दफ़ा करो डेविल, तुम तो जानते हो इस पागल को। खिज़र ने उसका ध्यान बटाया। जब रूह भी जल्दी से बाहर आ गई। आज यारम की मनमानियों ने उन्हें बहुत लेट कर दिया था। इस वक़्त भी यारम उसे ऐसी नज़रों से घूर रहा था कि रूह उसके इरादे खतरनाक लगे। हम 6 लोग जा रहे हैं, रूह ने खुशी से पूछा। 6 नहीं 7, मासूमा ने एक छोटा-सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे जैसे रूह ने खुशी से थाम लिया और यारम की तरफ देखने लगी जो उसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डब्बे खोल के देखा तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शोनू ज़िंदा है था। और बेयकीनी से उसे सामने हिलते-जुलते अपने शोनू को देख रही थी, जो अपनी दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नज़र आ रहा था। उस दिन में हम तुम्हें लेकर अस्पताल चले गए थे, जबकि मासूमा और लैला शोनू को बचाने में लगी। उन दोनों ने उसे बचा लिया। उसके सर पर चोट लगने की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में ज़्यादा उदास हो या उसे अपने सामने मरते हुए देखो। वैसे भी लड़कियां ज़्यादातर बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। ऐसे जज्बात शरारत से बोला तो मासूमा ने उसे घूर कर देखा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? शारफ ने बदले में उसे घूर कर पूछा। अच्छा, मैं समझ गया। शारफ ने फर्जी कॉलर जुड़ा जाते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है। मासूमा ने उसे आग लगाई जाकर और जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और खिजर दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। वो लोग उसे वक़्त इस वक़्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समुद्र में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएँ चेहरे को छुपकी, समुद्र की बड़ी-बड़ी लहरें उनके पाँव को छूकर वापस चली जाती। खिलती धूप में भी रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और खिज़र एक दूसरे के साथ-साथ नंगे पाँव गीले मिट्टी पर टहल रहे थे, जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने शोनू को सखेर रही थी। रूह ने जल्दी से उसे बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मासूमा भी शोनू के साथ बहुत अटैच हो चुकी है और शोनू भी काफ़ी हद तक मासूमा के साथ घुल-मिल चुका है और अब उसकी एक नहीं बल्कि 2-2 दोस्त थी। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया, जबकि शारफ उसकी तरफ आ रहा था। रूह, तुम्हें डेविल बुला रहा है, उसे यारम का पैगाम देता हुआ शोनू की तरफ आया। मुझे यहाँ डेविल ने भेजा है, क्या कोई गलत मतलब मत निकालना। उसे मासूमा को देखकर बोला। मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगी? मासूमा ने ना समझे से पूछा। सॉरी, अब तुम्हारे कोई भरोसा नहीं, शारफ बेनियाज़ी से कहता अपनी जेब में हाथ डाले टहलने लगा, जबकि मासूमा उसे घूर कर रह गई। यार, हम रूह को लेकर बीच के एक साइड पे की तरफ गया। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने रूह का हाथ थाम के पूछा। घूमने फिरने, रूह ने मासूमे से जवाब दिया, बेख्तियार यारम के निपल में। हाँ मेरा बेबी, हाँ वो तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ आज एक और ख़ास बात भी है। यारम ने उसे खैज़र और लैला के बारे में बताना चाहा। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज़ करने वाला है। उसने लैला और खिज़र की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर यारम ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। खिज़र चलते-चलते अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया। लैला ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी खिज़र क्या करने वाला है। मासूमा ने अड़ती-अड़ती खबर उस तक पहुँचा दी थी। खिज़र उसके सामने ज़मीन पर बैठा था, फिर उसने उसका हाथ थामा। मैंने सुना है तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोज़ल पर कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती। मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपने मोहब्बत का एहसास दिलाऊँ। सो मिस उम्मे लैला, मैं तुम्हें मिसेज़ खिज़र बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? खिज़र को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बेख्तियार ही लैला की आँख से आंसू गिर गए और जो उसने फ़ौरन साफ़ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ खिज़र के हाथ में होने की वजह से वह ऐसा ना कर पाई। उन आँखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो, एक आम लड़की जैसी दिल रखती है, वो बहादुर मत बना करो। ये खिज़र तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ़ है। खिज़र के बस कहने की देर थी जब लैला ज़मीन पर बैठी उसकी बाहों में समा गई, जबकि उसके उनसे काफ़ी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी। जबकि उसकी मासूम हरकत पर यारम ने उसे अपने साथ लगाए मुस्कुराया जा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ़ थी। शारफ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतज़ार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज ये सब यहीं रुक जाएँ ना, रूह ने उन्हें जाते देखकर कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप लोग सब लोग आसानी से रह सकते हो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिज़र भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे।
उसने पास खड़ी मासूमा को देखकर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शारफ ने कहा। हाँ तो क्या खिजर भाई, लैला को सिर्फ प्रपोज पर टकराने का इरादा था रखते हैं। अब लैला ने हाँ कर दी तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे तो मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट कर देखकर हम इनका निकाह करेंगे। रूह ने गोया एक और धमाका किया। 1 मिनट रूह, पहले दुल्हा-दुल्हन से तो पूछो ना, तुम तो अपनी प्लानिंग किए जा रही हो। यारम ने कहा, भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं किसी भी वक़्त दुल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। खिज़र लैला को देखकर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन लैला को तो एतराज़ हो सकता है, इससे तो पूछ लो उस पार। शारफ बोला, जबकि सबको अपनी तरफ मतवज्जा पाकर लैला अपनी आँखें तक ना ही उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हैं वो सारे? मैं क्या बोलूँ? लैला कन्फ्यूज़ सी बोली। वो बोल्ड सी लड़की आज के दिन में उन्हें बहुत सारे छुपे हुए अंदाज़ दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बेबी शर्माती भी है। ये तो कमाल हो गया। शारफ ने नारा लगाया, मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सब अपने ही कहका लगाकर हंसने लगे। तो बस डिसाइड हो गया, खिज़र और लैला का निकाह इसी हफ्ते होगा। यारम ने रूह को देखकर कहा। जब से शादी की बात हुई तो थी रूह और मासूमा दोनों ही लैला के पास बैठी थी, जबकि आरम और शारफ खिज़र वाले कमरे में थे। जब चलो अब डिसाइड तो हो गया कि शादी इसी हफ्ते होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर निकाह के लिए? मेरे ख्याल में है इस जुमे का निकाह करते हैं। मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा और वैसे भी कोई शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ शादी से निकाह होगा। और रिक्सती खिजर ने कहा, क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रूह जो अभी उनके लिए चाय के लिए लेके आई थी पूछने लगी। देखे खिजर भाई, आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबा का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, न जाने क्या क्या ख्वाब सजाकर बैठी होगी। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर-शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्म अदा करेंगे। सिर्फ निकाह और रुखसती से ये क्या बात हुई? हमारी सारी रस्म अदा होगी, हम सारी रस्म अदा करेंगे। से मेरी शादी में इतनी सादगी से हुई, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों को कितना शौक होता है अपनी रस्मों का। अपनी रस्मों का शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। इस ब इसे इसे इस पा इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। माँयों मेहंदी करेंगे, दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह होगा, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा, सारी रस्म अदा होंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले लें। लैला आपसे शादी नहीं करेगी। रूह गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। गाइस अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी। यार हमने ऑर्डर दिया। हाँ यार, वैसे भी रूप बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती है शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हम उसके सारे अरमान पूरे करने ही चाहेंगे। शायरा ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा। अबे और लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद है? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है। खिज़र तब कह गया। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं है था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी हो सकता है कुछ दिन में उसका मूड बदल जाए। शरफ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली थी। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। खिज़र गुस्से से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जबकि उनकी हालत देखकर यानम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठ। तो ये था आज के नॉवल का इस पार्ट का एंड। हम लोग इसको पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल। एंड आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफ़िज़।